Good morning, students. आज जो सारी क्लास में गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो, बेटा, कैन यू ऑल हियर माय वॉइस? मरियतुल्लाह, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आज ये सारे ताकि मैं क्लास शुरू करूँ। टुडे बजे से लेके। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आ जाओ। बेटा, आप लोग स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिछली दफा तो चलो हुकूमत ने कुछ बच्चों को पास कर दिया था, इस दफा नहीं करेगी, उसे साफ कह दिया। से मेहरबानी करके आप लोग सारे स्टडी करो। मैंने भाई ने पढ़ाई नहीं करी। पहली क्लास में क्यों नहीं आई?
हाँ, पहली वाली क्लास में मोनिका आप एब्सेंट हो। मेरे वो बच्चे जो कि पिछली क्लास में फेल हुए, AHN में फेल हुआ एक बच्चा, वो कौन थी, क्या नाम था उसका? बेटा पढ़ाई कर रही हो, पता नहीं है कि नहीं है, नाम क्या है उसका जो फेल हुई थी AHN 1 में? एक दफा नहीं आई इन दिनों में तो होता, पता कर ले के बच्चे मैं पढ़ने ट्राई की कि नहीं। बेटा इस एग्जाम में आपको खुद से स्टडी करनी होगी। आप लोगों की पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है कि बेटा उस जो पीछे रहेगी एक सब्जेक्ट में उनकी हेल्प करो ताकि वो लोग निकल सके। AHN वाली को तो जरूर करो ताकि वो तो निकले। बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी 5 मिनट ऊपर हो गए तो मैं क्लास को शुरू करती हूँ। आज हमने जाके पढ़ना है, हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया था, इसको मैं दोबारा पढ़ा के टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। हमारे पास आज हमने पढ़ना है हेमोलिटिक एनीमिया। इसकी फ्रेंड कौन है, इसका नाम क्या है? लो, ये तो खत्म ही हो गया। ये ठीक है, ये है आज हमने हेमोलिटिक एनीमिया पढ़ना है। आप लोग भी आगे हो, बाकी को भी बुलाओ। वालेकुम सलाम बेटा। Okay, hemolytic anemia is a condition है in which the body does not have enough healthy red blood cells। ठीक है, एनीमिया जो एक ऐसी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, सिकल सेल एनीमिया भी देखा था हमने, एनीमिया भी देखा। एनीमिया में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, आपके बॉडी सेल्स हैं, वो काफ़ी सारे रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाते, ठीक है। और फिर ये रेड ब्लड सेल जो कि नॉर्मल सेल्स ब्लड सेल्स होते हैं, ये अगर बीच में से थोड़े से जो अनहेल्दी होते हैं वो हाफ मून शेप के आ जाते हैं, ठीक है। सो हाफ मून शेप के जब हो जाए तो हम उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। सो अभी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या, और ये जो है इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है सारी।
अब इसमें ये होता है कि नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे लास्ट फॉर 120 डेज के लिए बनते हैं बिफोर द बॉडी गेट्स रीड ऑफ देम। इससे पहले के बॉडी से वो खारिज हो जाए, वो एक 120 डेज तक उनकी जिंदगी है। इन हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं बॉडी के ब्लड के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने 120 डेज से पहले पहले। ठीक है, तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या होता है कि और फिर बाज़ औक़ात और जो होते हैं ये हेमोलिटिक एनीमिया में ये क्या होते हैं, जब एंटीबॉडीज दे फॉर्म अगेंस्ट द बॉडीज ओन रेड ब्लड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय देम। अब गलती से वो क्या हो जाते हैं कि ये मिस्टेकनली जो एंटीबॉडीज हैं वो अपने ही रेड ब्लड सेल्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये नहीं जानबूझ के करते हैं, जो सामने आता है क्या उसको वो रोंदते ही चले जाएंगे। राइट, सो अब इसमें क्या होता है कि दे डिस्ट्रॉय इट हैपेंस बिकॉज द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं इन ब्लड सेल्स को एज अ फॉरेन, यानी कि फॉरेनर आ गए हमारे अंदर तो वो सालों को, तो ये भी जनाब गलती से इम्यून सिस्टम जो है वो इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है गलती से। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज हैं कि पॉसिबल कॉज है सर्टेन केमिकल्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इन्फेक्शन ऐसे बस होते हैं जो कि यही सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम अ डोनर with a blood type that does not match, उसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, आपका आपका ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, और बी पॉजिटिव है, और आप ए ए पॉजिटिव का या ऑपोजिट जो ब्लड टेस्ट है उनके आप जो ब्लड आपके साथ मैच नहीं कर रहा, आप उसका ब्लड अपने को लगा लो, तो उसमें भी हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि वो जो बाहर से आने वाले हैं वो अटैक कर देते हैं, और इम्यून सिस्टम वैसे कमजोर है तो उसमें क्या होता है कि ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ कैंसर सर्टन कैंसर्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स हैं जो कि इसको वजह बन जाती है। ठीक है, when antibodies form against red blood cells for no reason, the condition is called idiopathic autoimmune hemolytic anemia। ठीक है, अब क्या होता है कि बाजू का जो एंटीबॉडीज बनते हैं इन रेड ब्लड सेल्स को बगैर किसी वजह के, तो ये वो कंडीशन कहलाती है जिसको क्या कहते हैं, ये इडियोपैथिक ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया उसको उसका नाम दिया है। देन एंटीबॉडीज में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय, अब एंटीबॉडीज जो है जिस्म के अंदर जो बन रही हैं वो और भी वजहों से बन जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनदर डिजीज, किसी और डिजीज की वजह से भी ये एंटीबॉडीज कॉज करती हैं। फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो पहले भी एक ट्रांसफ्यूज हुआ पेशेंट, ठीक है, हो सकता है जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम मौजूद थी जो कि अब आगे आपके अंदर ट्रांसफर हो गई है। देन प्रेगनेंसी, इफ द बेबीज ब्लड इज डिफरेंट फ्रॉम द मदर, ठीक है, और प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही होता है। अब मदर जो है वो ए बी पॉजिटिव है, बेबी भी पॉजिटिव है, तो थोड़े से एंटीबॉडीज तो बने, ठीक है, तो उसके अंदर जाके दाखिल हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं है।
that cause hemolytic anemia. Symptoms आपको कैसे पता लगेगा? You may not have symptoms if the anemia is mild. अगर अगर तो सिम्टम्स जो है वो अम, कम है, ठीक है, तो फिर उसका जो ब्लड टाइप है उसके सिम्टम्स जो है वो कम होंगे. इफ द प्रॉब्लम डेवलप स्लोली, सिम्टम्स दैट मे अकर फर्स्ट इंक्लूड. अब जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है वो अगर कम कम का है, ठीक है, यानी कि बहुत सीवियर नहीं है, तो उसके अंदर कौन कौन से फीलिंग वीक और टायर्ड मोर ऑफन देन यूजुअल और विद एक्सरसाइज. अब जितना वो एक्सरसाइज करता है या जितनी वो वॉकिंग वगैरह कर लेता है उसमें वो फीलिंग ऑफ टायर्डनेस जो है, ठीक है, वो उसके अंदर ज़रूरत से ऑफन है. जल्दी थक जाने वाली बात है भैया. पहले वो इतनी जल्दी नहीं थकता था, अब वो जल्दी थकता रहता है. पहले वो कितनी दूर तक पैदल सफर कर लेता, लेकिन अब वो इतना नहीं कर सकता. ठीक है क्या? ओके. एंड देन कम्स हेडेक. उसको कंटिन्यूअस हेडेक रहेगी. प्रॉब्लम्स कंसंट्रेटिंग और थिंकिंग. उसको अपनी सोच पे, ठीक है, और अपनी जो वर्क है, जो सोच है उसके अंदर कंसंट्रेट करने की अहमियत को भूल जाता है. याद हो गया? ओके. एंड देन हम चलते हैं कि इफ द एनीमिया गेट्स वर्स. अब एनीमिया अगर वर्स कंडीशन में चले गया तो उसमें क्या होगा? सिम्टम्स में इंक्लूड, जो सिम्टम्स हैं वो क्या इंक्लूड करेंगे? लाइट हेडेडनेस व्हेन यू स्टैंड अप. जैसे आप नीचे बैठे हुए हो, ठीक है, नजर नीचे और एकदम कोई आ जाए और अपनी जगह से खड़े हो जाए तो उसमें उसको क्या होगा कि एकदम जैसे सर पेन नहीं हो गया ऐसे होगा. उसका एकदम बीपी ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा? एकदम धुंधला सा चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, लाइट हेडेडनेस में. और फिर पेल बेनिंग जो है, पेल स्किन, उसकी स्किन जो है वो आपको पेल मिलेगी. हम्म. ठीक हो गया. पेल स्किन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और सोर टंग है. जुबान भी उसकी जख्मी नजर आई. जख्मी से मतलब कहीं कोई ब्लिस्टर वगैरह होगा जिससे उसके मुंह की रेडनेस नजर आएगी. अब टेस्ट और एग्जाम कैसे करोगे? टेस्ट उसका क्या कहते हैं, उसके आप टेस्ट चेक करोगे, लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है. अब उसके अंदर क्या है? एब्सोल्यूट रेटिकुलर काउंट्स. ये जो है आप उसके ढेर सारे ब्लड उसके एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट आप ये आप नहीं करो, उसमें लेबोरेटरी वाले करेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन टेस्ट करेंगे? उसका हीमोग्लोबिन इन द यूरिन में आ जाए, इसमें आप चेक करोगे. हम्म.
ठीक है। फिर हेमोग्लोबिन आपका यूरिन में भी मिल रहा है। LDH जो है आपका लेवल ऑफ दिस एंजाइम राइजेस एज द रिजल्ट ऑफ टिश्यू डैमेज की वजह से LDH का एंजाइम हाई हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद रेड ब्लड सेल काउंट RBCs in the blood and hematocrit. Some of these free level of bilirubin check करोगे तो फ्री हीमोग्लोबिन है, ठीक है। सीरम हीमोग्लोबिन आपका फ्री चेक होगा। आपका सीरम हेमोग्लोबिन ये आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी लेबोरेटरीज में टेस्ट होते हैं। आप तो नहीं करोगे, लेकिन आपके पास ये रिपोर्ट्स आ जाए और इनकी रिपोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें कम रिपोर्ट्स में मिलेंगी आपको। ट्रीटमेंट बेटा Now, the first treatment means the first treatment tried is most often a steroid machine, ठीक है, and such as a prednisolone. If steroid medicine do not improve in the conditions, treatment with intravenous immunoglobulin, IVG, or removal of the splenomegaly, splenectomy में भी अब इसमें लगता है कि मेडिसिन तो आप दे ही रहे हैं और हमारी दवाई जो है स्टीरॉयड मेडिसिन और डू नॉट इम्प्रूव द कंडीशन, ये बेशक आपकी कंडीशन को बेहतर नहीं करता अगर वो लिवर में हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो कहता है कि मेडिसिन डू नॉट इम्प्रूव द कंडीशन। ट्रीटमेंट विद इंट्रावेनस हीमोग्लोबिन जो है उसमें आपका क्या करते हैं ये लोग, रिमूवल ऑफ द स्प्लीन में भी कंसीडर करते हैं कि इसकी स्प्लीन रिमूव कर दो सारी, इसमें उस डस्टबिन को, जिस्म की जो डस्टबिन है उसी को रिमूव कर। You may receive treatments to suppress your immune system. आपको अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करना है। फिर उसने बताया कि भाई मैंने नहीं पढ़ना ये सारी मुश्किल किस्म की मेडिसिन। Okay. Now you may receive a treatment to suppress your immune system if you do not respond to steroids. अगर आपने जो स्टीरॉइड्स अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा, ड्रग्स सच एज ये सारी ड्रग्स जो है इतनी मुश्किल ड्रग्स मैं नहीं कर सकती। आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ना कि कौन सी ड्रग्स है, ठीक है। सो आपको अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा तो फिर आपको ये वो मेडिसिन है जो कि लेनी पड़ेंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर गिवन विद कॉशन, ठीक है। बहुत एहतियात के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है बिकॉज द ब्लड may not be complete as a may cause more blood cells बिकॉज जो है मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है।
क्योंकि ब्लड में इट्स नॉट कंपैटिबल एंड इट में कॉज मोर रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रैक्शन, और ये बहुत और भी ज़्यादा आपके ब्लड को क्या करेगा, आपके ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इसलिए उन्होंने कहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक तो पहली बात बहुत एहतियात के साथ, बहुत कॉशन के साथ दी जाती है, और अगर देने की कोशिश होती है उनकी कि वो ना दें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, उसकी ये वजह होती है। मैनेजमेंट में क्या करोगे, इन मैनेजमेंट इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, इन मैनेजमेंट में इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है, और आपने क्या करना है, उसको एडिक्वेट टिश्यू देनी है, बहुत ज़्यादा उसको नहीं देते हैं। ओके, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एनीमिया, आप नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे एनीमिया के लिए, एनीमिया पेशेंट को जो है ये इंटरवेंशन में आप उसके वाइटल साइंस देखोगे, कैपिलरी रिफिल देखोगे, सर्टेन रिफिल, स्किन कलर में ये रिफिल आप देखते हो अपने नाखूनों से, प्रेस करके डॉक्टर आपके हाथ के नाखून देखते हैं क्या भी ओके, इसमें आप मॉनिटर साइन करोगे वाइटल साइंस को, कैपिलरी रिफिल को, स्किन को, कलर म्यूकस को, और मेम्ब्रेन्स को, और आप एक्सॉल्ट द पोजीशन ऑफ द बेड, वो जो हमने बेड बनाया था याद है, हेड पोर्शन रेज करके, ठीक है, अपने पेशेंट के बेड को दोबारा से ठीक करके बनाना है, और फिर अपने एग्जामिन करना है प्रेजेंस ऑफ पेन, कितनी पेन है, स्केल चार्ट पे आपको नजर आएगा, इसको सीवियर पेन है, इसको मॉडरेट है, ठीक है। सो आपने उसके पेन स्केल से उसकी पेन देखनी है। ऑब्जर्व फॉर अ डिले इन द वर्टिब्रल ठीक है, ऑलराइट, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेन में उसको जितना स्केल्स आपने देखा है उसके मुताबिक आप उसको पेन स्केल के मुताबिक उसकी पेन भी डालोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे उसकी प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड, कितनी ठंड लग रही है उसको, बास पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, तो ये भी आपने उसकी चेक करनी है कि उसको ठंड कितनी लग रही है। Then comes your maintain the ambient temperature to keep warm body. आप अपने जो खुद से जब अगर आप बुखार महसूस करो तो आपने अपना जो ब्लड टेम्परेचर है उसको खुद से चेक करना, ठीक है, और मेंटेन द ambient temperature to keep the body needs to and provide oxygen as needed, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने जिस्म को क्या करना है, अच्छे से वार्म रखना है, स्वेटर पहन के, एक्स्ट्रा स्वेटर को आपने क्या कर देना है, नीड टू वार्म कपड़े जो है अपनी मर्जी के मुताबिक आपने सामने निकाल के रखने हैं, ताकि अगर बुखार महसूस होता है, ठंड महसूस होती है, तो वो आपने पहनने हैं, राइट।
ये था, कुछ ज़्यादा नहीं था इसके अंदर। सिर्फ आपको देखना है नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने एनीमिया को कैसे संभालना है। ठीक है, आपने उसको आपके वाइटल साइंस देखने हैं, कैपिलरी रिफिल देखनी है, स्किन कलर देखना है, आपने उसका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, पेन किलर कितने हैं, आपने देखनी है उसके पेन के पास टेबल्स कितना है, वर्बल रिस्पॉन्स को आपने देखना है कैसा है, ये क्या कहते हैं जो उसकी वर्बल रिस्पॉन्सेज है, कंफ्यूज्ड है या रेस्टलेस है, ये आपने उसको जरूर ऑब्जर्व करके डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, उसकी अपने ठंडक के लिए अपने डॉक्यूमेंट करने के पेशेंट को अपने महसूस किया, हमने पीछे देखा था कि अपने पेशेंट को चूंकि ठंड लगती है तो उस ठंड को आपने क्या करना है, गर्म कपड़ों से आपने कवर करके रखना है और आपने उसकी डॉक्यूमेंट भी जरूर करनी है कि पेशेंट को ठंड लगी थी और उसके लिए हमने उसको ब्लैंकेट दिया, चादर दिया, कपड़े पहनाए, क्या कुछ किया, ये सारी कुछ डॉक्यूमेंट करने की जरूरत होती है। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आप क्या, ये बड़ा मजेदार था टॉपिक था। आगे कौन, मैम 4.4 पॉइंट कौन सा बेटा, इस वाले का इसका 4.1, 2, 3, 4 observation of a delay in verbal response, confusion or restless, ये वाला पॉइंट बेटा ऑब्जर्वेशन ऑफ डिले इन वर्बल रिस्पॉन्स, आपने उससे पूछा कुछ और उसने आपको काफी टाइम लगा के तो जवाब दिया, ठीक है, या फिर वो कंफ्यूज हो गया आपको किस किस्म का ये जवाब है, सवाल है, उसके मुताबिक वो कैसे, confusion and restlessness is there which you need to document so that the patient देख ले और उसके मुताबिक जो वो उसको ठीक हो गया। तो ये कोई यू नीड टू ऑब्जर्व, आपने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है और फिर अपने डॉक्टर को बता देना, डॉक्टर ने उसके मुताबिक मेडिसिन देनी है, दैट्स ऑल। और कौन सी बात है, observe and document the presence of the cold बेटा उसको उसके जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, तो और उसको आप एक जगह से शिफ्ट कर रहे हो दूसरी जगह पे, यानी कि आपको ठंड लग रही है और आपने उसको कवर वगैरह पहना तो दिया, लेकिन साथ ही आप उसको एक गर्म जगह पे पहुंचा रहे हो ताकि उसको ये ठंडक वगैरह ना पहुंचे, उसकी जो एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है ना, इनएडिक्वेट है, तो आपकी ऑब्जेक्टिव है इसको एडिक्वेट करना है, तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन की वजह से उसको ठंडक फील होती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, सो you need to temperature, maintain the ambient temperature to keep the body warm, नसीब से आप उसको ठंडक जो है गर्माइश पहुंचाओ, उसमें ये है कि फिर उसको उसकी कलर, स्किन कलर, म्यूकस मेम्ब्रेन, कैपिलरी रिफिल, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाना शुरू हो जाएगा।
है ना। Alright, let's see. अभी हम दूसरी स्लाइड देखते हैं ताकि हम उसको भी साथ साथ नेक्स्ट इज आयरन डिफिशियंसी। हमारा तो ये नहीं आई है बेटा। रिदा अहमद, समर, सायरा, मोरस, नफीसा, रिदा। प्रेजेंट बेटा मैंने लगा दी आपकी। रमीन आप लोग हमारा रमीन, अच्छा हमारा तो आई थी, रमीन को नहीं आई। अनिला, जावेद, अक्सर, लियाकत, अरूज फवाद किधर है आजकल? आयशा, विनेश। विनेश आप भी सुबह की पहली क्लास में नहीं आई। चलो देखते हैं हम। 48 स्टूडेंट्स में से 23 स्टूडेंट्स सिर्फ 2 4 6 8 10 12 15 16 18 22। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें कमी आ जाए तो हम उसको कहते हैं एनीमिया। मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर by far by far
This is not complete. एनीमिया क्या है? डिक्रीज नंबर इन सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स में कमी आ जाए उसको हम एनीमिया कहते हैं। वजह क्या बनती है? ब्लड लॉस बनती है, प्रोटेक्शन उसकी कम हो जाती है बोन मैरो में। ठीक है। मैरो फेलियर में मतलब आपका जो हड्डी के अंदर जो गूदा है वो कम हो जाता है या वो बनना छोड़ देता है। या फिर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल में उसकी कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है आपके ब्लड में। And increased destruction of red blood cells of the red blood cells। अब बता रहा है कि जो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की, उससे एनीमिया हो रहा है। और फिर उसके साथ वो कहता है कि हेमोलिसिस है। ठीक है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हेमोलिसिस। डिस्टिंग्विश ओके, हेमोलिसिस क्या है? हमारी बेटा लिख कर दिया ना आप लोग के बारे बारे एक एक करके कर रहे हैं। कीजिए, आप सुबह की क्लास में क्यों नहीं आई? राबिया आ गई। ओके, हम देख रहे थे कि हेमोलिसिस को हम किस तरीके से देखेंगे। हेमोलाइसिस ऑल्सो कॉल्ड hemolysis, also called hematolysis, breakdown or destruction of the red cells is so that the contacted contained condition contained oxygen carrying pigment hemoglobin is free into surrounding sodium medium. So increased destruction of red blood cells, then comes distinguished by the reticular count। रेटिकुलर काउंट जो है वो ऐसे लंबे लंबे से रेटिकुलर काउंट्स। ठीक है। डिस्ट्रक्शन, इंक्रीज इन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये आपकी डिस्टिंग्विश है। ब्लड लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ब्लड लॉस की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपकी गड़बड़ी आ जाती है। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो आपका बहुत ज़्यादा से कम रेशो में आ जाता है। आपका क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लड लॉस बहुत कम है ऐसा होना। ब्लड इन स्प्यूटम जो लंग्स में फंसा हुआ जो बलगम है स्प्यूटम,
वो है, एंड देन इंक्रीज आयरन यूटिलाइजेशन। आयरन यूटिलाइजेशन में प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, adolescents are bigger. ठीक है, स्प्यूटम में बहुत रेयर है, लेकिन इंक्रीज आयरन यूटिलाइजेशन में हम देख सकते हैं। आयरन हम किस में कहते हैं कि आयरन बहुत ज़्यादा उनको दो, ताकि क्योंकि माँ के अंदर से खून की कमी ना हो जाए, क्योंकि औरतें जो प्रेगनेंसी में अमूमन बहुत पेल इसलिए लगती हैं क्योंकि वो कोई आयरन सप्लीमेंट नहीं ले रही होती हैं, और जो बेबी है वो सारा कुछ ले लेता है माँ से, हड्डियों में से निकाल लेता है सारा कुछ, राइट। सो इट कैन बी इन प्रेगनेंसी, इट कैन बी इन इन्फेंसी। इन्फेंसी इसलिए क्योंकि वो उसी दौरान में वो क्या माँ की चाहे हड्डियों में से निकालेगा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। इन्फेंसी आ गई है, बच्चे जो बढ़ रहे होते हैं उनको, उनके लिए जरूरी है कि उनको इनफ ऑफ ये मिले ब्लड, ठीक है। सो एडोलेसेंस है एंड पॉलीसेथेमिया बिरा, ठीक है। तो ये कॉज कर रहे हैं, ये इसके लिए उनका कि दीज आर द कॉजेस फॉर इट। अब उसकी जब मैल एब्सॉर्प्शन हो रही है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ दिस टॉपिकल स्प्योर गैस्ट्रेक्टमी एंड chronic atrophic gastritis। और उसके साथ साथ हम देखते हैं डाइटरी एडिक्वेंसी, खाना ठीक से वो नहीं मिल रहा है उसे, कॉम्बिनेशन ऑफ द और डेफिनेटली। अब इसमें क्या है कि आपको ये नीचे वाला जो दिया है इसको पढ़ो, टॉपिकल स्पेल क्या होती है। इट इज माल एब्जॉर्प्शन डिजीज commonly used commonly used mm, causes anemia की डिक्रीज प्रोडक्शन में। साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो उसकी प्रोडक्शन में कमी आ रही है। उसमें यूजली नॉर्मल जो है वो 80 to 100 है, FL पता नहीं क्या है, फॉर माइक्रोसाइटिक ये है। CPP, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन प्रोडक्शन, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। कितना सुस्त किस्म का ये टॉपिक है ना। डिक्रीज्ड hemoglobin है, डिसऑर्डर ऑफ द ग्लोबिन, डिसऑर्डर ऑफ द हेमी सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज्ड आयरन है, आयरन नॉट इन यूटिलाइजेबल फॉर्म में नहीं होते हैं। सिंगल इशू तो आवाज कट कट के आ रही है मैम, सिग्नल इशू कट कट के इसलिए आ रही है कि पीछे शोर भी है। सफिया शमशीर फ्रांसा राफिया, कभी तो सिग्नल बिल्कुल चले जाते हैं। यस बेटा,
मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? मैंने तो आवाज लगाई हुई है अपने साथ रोजसली। तलहा भी आ गया मैम। सो बोरिंग टॉपिक, आई नो बेटा। 101% मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। इवन मुझे भी मजा नहीं आ रहा पढ़ाने का ये बोरिंग टॉपिक। लेकिन आप ये सिकल सेल एनीमिया को जरूर याद कर लेना, ठीक है? सिकल सेल एनीमिया इम्पोर्टेंट है। बेटा आवाज बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही है मैम। आवाज आ रही है बेटा। तलहा ने मुझे बोला कि मैं बहुत बोरिंग बोरिंग क्लास है ये वाली टॉपिक है। तो यस आई एग्री, इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ाने का मजा नहीं आ रहा। ये जेनेट किधर है आज? अभी खत्म होने का टाइम है। देखो जरा, फैसल भी भागा भागा आया। Where is Janet today? She is not present. John is not present. चलो attendance लगा। यासिर भी आखिरी वक्त में पहुंच गया अटेंडेंस लगाने के लिए। अक्सर तमसील भी पहुंच गए। फिर पता नहीं क्यों रासिब उमर का नाम हर दफा लिख के मुझे दे देते हैं, जबकि वो है ही नहीं है। ओके बेटा, जेनेट मैम सो गई थी मैं। चलो स्टॉप रोलिंग।
ओहो। मदीहा फातिमा नहीं आई ना? ओके, अब मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है।